Hi friends, once again welcome on एस अकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर आपका एस अकेडमी पर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नोड विश्लेषण। इससे पहले हमने परिपथ विश्लेषण के अंदर परिपथ विश्लेषण के आधार तथा किरचॉफ नियम का अध्ययन किया था। फ्रेंड्स, इन आवर अर्लियर सेशन we have discussed about basic of circuit analysis and the Kirchhoff law. Today we are discussing about node analysis. In our this session, we will discuss about node analysis and an example on the basis of node analysis. तो हमारे इस सेशन में हम नोड विश्लेषण तथा नोड विश्लेषण से संबंधित एक उदाहरण पर विचार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले नोड विश्लेषण। In this method, the value of current in the circuit is determined in terms of voltage. इस विधि में परिपथ में धारा का मान विभव के पदों में ज्ञात किया जाता है। तो ये कोई सर्किट है जिसमें Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5 इंपीडेंस हैं या प्रतिबाधाएं हैं और सोर्स ऑफ ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का स्रोत E1 एंड E2 है। So in this circuit, Z1, Z2, Z3, Z4 and Z5 are 5 impedances and E1 and E2 are the source of EMF. So this circuit has 5 nodes or junctions. इस परिपथ में 5 नोड या संधियां हैं। 4 nodes are represented by 1, 2, 3 and 4 and the 5th node is grounded. 4 नोड को 1, 2, 3 एंड 4 से दर्शाया है तथा 5वां नोड भू संपर्कित है। सो हियर वी हैव 5 नोड्स। तो यहां 5 नोड या संधियां हैं। ये अभी हमने सर्किट दिखाया था। सिंस जंक्शंस 1 and 4 are connected to the source E1 and E2, so they are independent junctions. चूंकि संधि 1 तथा 4 स्रोत E1 तथा E2 से संबंधित हैं, अतः ये संधियां स्वतंत्र संधियां हैं। 1 is connected to E1 and 4 is connected to E2. So 1 and 4 are independent junctions. तो एक E1 से तथा संधि 4 E2 से जुड़ी है, इसलिए ये स्वतंत्र संधियां हैं। Now current equation for node 2. नोड 2 के लिए धारा समीकरण या नोडल इक्वेशन। नाउ इस जंक्शन 2 पर हमको करंट इक्वेशन लेनी है। तो एक करंट ये हो गई, दूसरी करंट ये हो गई और तीसरी करंट हमारी ये हो गई। तो ये करंट और ये करंट इस जंक्शन पॉइंट 2 की तरफ 3 धाराएं आ रही है। अब इनके लिए करंट इक्वेशन हमको लिखनी है।
तो ये कैसे लिखोगे? अगर ये करंट निकालनी हो, इस Z1 में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वो हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? E1 माइनस V2 अपॉन Z1, क्योंकि ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं, तो E1 इसी डायरेक्शन में है, जबकि V2 हमारा इस डायरेक्शन में है, इसलिए V2 को हम नेगेटिव ले लेंगे। सो E1 माइनस V2 अपॉन Z1, E1 माइनस V2 अपॉन Z1। नाउ इस डायरेक्शन में हम मूव करना चाह रहे हैं, जबकि ये करंट हम ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सी आ जाएगा माइनस V2 अपॉन Z3, सो माइनस V2 अपॉन Z3। अब थर्ड, ये वाली करंट, अब इस करंट की अगर बात करते हो, ये करंट भी नीचे की तरफ जा रही है और हमारा मोशन भी इसी साइड में है। से आ जाएगा V3 माइनस V2 अपॉन Z2, क्योंकि V3 इस डायरेक्शन में है, जबकि V2 हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। सो V3 माइनस V2 अपॉन Z2, एंड टोटल करंट जंक्शन पॉइंट पर जीरो होगी, सो इक्वल टू जीरो। सो नोड 2 पर हमने करंट इक्वेशन निकाली है, तो वो आती है E1 माइनस V2 अपॉन Z1 माइनस V2 अपॉन Z3 प्लस V3 माइनस V2 अपॉन Z2 इक्वल टू जीरो। तो ये करंट इक्वेशन, ये धारा समीकरण हमको मिल गई है। अब V2 को अगर हम कॉमन लें, तो V2 एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो अगर V2 को कॉमन लोगे, तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा माइनस वन अपॉन Z1, सो माइनस वन अपॉन Z1। यहां पर बचेगा माइनस वन अपॉन Z3, सो माइनस वन अपॉन Z3, और यहां पर बचेगा माइनस वन अपॉन Z2, सो माइनस वन अपॉन Z2। रिमेनिंग क्वांटिटी की अगर बात करें, देन V3 एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन Z2, सो V3 1 अपॉन Z2, और E1 अपॉन Z1 को हम राइट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस E1 अपॉन Z1। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है। 1 अपॉन Z मतलब इंपिडेंस या प्रतिबाधा, और इंपिडेंस के रेसिप्रोकल को हम एडमिटेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता कहलाता है, एंड एडमिटेंस या प्रवेश्यता को हम Y से डिनोट करते हैं। सो Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z। इसका मतलब 1 अपॉन Z1 हो जाएगा Y1, 1 अपॉन Z2 हो जाएगा Y2, एंड 1 अपॉन Z3 हो जाएगा Y3। तो Y के टर्म्स में अगर ये इक्वेशन लिखते हो, क्या आ जाएगी? माइनस E1 Y1, so minus E1 Y1 is equal to V2 and in bracket minus Y1 minus Y2 minus Y3, so minus Y1 minus Y2 minus Y3 plus V3 into Y2, so V3 into Y2. So this will be the current equation for node 2. So node 2 के लिए धारा समीकरण हमको मिल गई है माइनस E1 Y1 is equal to V2 into माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 प्लस V3 Y2। नाउ दिस वाज आवर गिवन सर्किट। ये हमारा दिया हुआ परिपथ है। नाउ वी वांट टू फाइंड द करंट इक्वेशन फॉर नोड 3। तो नोड 3 के लिए अब हम धारा समीकरण ज्ञात करते हैं। सो करंट इक्वेशन फॉर नोड 3। अब नोड 3 पर हम ये वाली डायरेक्शन लेंगे। तो ये वाली करंट भी इसी डायरेक्शन में, ये करंट भी इसी डायरेक्शन में, जबकि ये करंट
नोड की तरफ जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव होगा, जबकि ये नेगेटिव होगा। सो करंट इक्वेशन लोगे तो क्या आएगा, E2 माइनस V3 अपॉन Z5 माइनस V3 अपॉन Z4 प्लस, इस डायरेक्शन में ले रहे हो, सो V2 माइनस V3 अपॉन Z2 इक्वल टू 0। से करंट इक्वेशन, पहले इसने ये वाली करंट ली है, सो V2 माइनस V3 अपॉन Z2, ये फर्स्ट वाली करंट आ गई जो कि ये वाली है। अब इस Z4 में से जो करंट पास हो रही है वो ले रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, सो माइनस V3 अपॉन Z4। और अब ये वाली करंट हमको लेनी है, तो ये करंट क्या हो जाएगी, E2 माइनस V3 अपॉन Z5, E2 माइनस V3 अपॉन Z5 इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव आ गया है। इसी टाइप से यहां पर V2 और V3 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया है। अब यहां पर भी पहले हम V2 को कॉमन ले लेते हैं, फिर V3 को कॉमन ले लेते हैं, और E वाली जो टर्म है उसको राइट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो अगर V2 को कॉमन लेते हो, सो V2 आपने यहां से लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन Z2, सो V2 एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन Z2। नाउ अगर V3 को कॉमन लेते हो, सो V3 अगर कॉमन लेते हैं, सो हियर इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन Z2, सो माइनस 1 अपॉन Z2, माइनस 1 अपॉन Z4, माइनस 1 अपॉन Z4 एंड माइनस 1 अपॉन Z5, माइनस 1 अपॉन Z5। और E2 अपॉन Z5 को राइट में ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस E2 अपॉन Z5। नाउ इस इक्वेशन को हम y के टर्म्स में लिख देते हैं, सो 1 अपॉन Z2 हो जाएगा Y2, ये भी Y2, ये Y4, ये Y5 और ये Y5। सो दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y विल बी माइनस E2 Y5 माइनस E2 Y5 इज इक्वल टू V2 Y2 V2 Y2 प्लस V3 माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5 माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5। So this will be the current equation for node 3. So node 3 के लिए धारा समीकरण या नोडल समीकरण हमको ये मिल गई है। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास में है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके V2 एंड V3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। On solving these equations for V2, इन समीकरणों को V2 के लिए हल करने पर, सो अगर आपको V2 के लिए सॉल्व करना है तो क्या करोगे, V2 इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट बनाएंगे हम, सारणिक बनाएंगे। इस डिटरमिनेंट या सारणिक में ऊपर की साइड में, क्योंकि आपको V2 निकालना है तो इन दोनों टर्म्स में हमको V2 मिल रहा है, तो V2 की जगह आपको ये रखना है, तो यहां पर V2 की जगह माइनस E1 Y1 रखोगे, सो माइनस E1 Y1। यहां पर V2 के कोफिशिएंट की जगह, V2 के गुणक की जगह माइनस E2 Y5 रखेंगे, तो V2 की जगह या V2 के गुणक की जगह माइनस E2 Y5 रखोगे, सो माइनस E2 Y5। अब V3 का जो भी कोफिशिएंट है उसको एज इट इज लिख दो, तो यहां पर V3 का गुणक Y2, सो Y2 लिख दिया। यहां पर V3 का गुणक माइनस Y2 माइनस Y4 माइनस Y5, सो माइनस Y2 माइनस Y4
-y5। अब नीचे की साइड में V2 एंड V3 इन दोनों के कोफिशिएंट्स को एज इट इज रख देना है। V2 एंड V3 के गुणांकों को एज इट इज रख दोगे तो V3 का कोफिशिएंट तो ये ऑलरेडी था, तो एज इट इज आ गया है, जबकि V2 का कोफिशिएंट यहां पर है हमारे पास में -y1 -y2 -y3। सो -y1 -y2 -y3 और यहां पर आ रहा है y2, तो y2। इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट मेथड से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन या युगपत समीकरण हल करनी है तो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसके कोफिशिएंट की जगह आपको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो रख देनी है। यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड बना रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह रखोगे तो V2 का जो कोफिशिएंट था उनकी जगह हमने -e1y1 और -e2y5 यहां पर रख दिए थे और V3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज, और नीचे V2 एंड V3 के कोफिशिएंट्स रखने हैं तो V2 एंड V3 के गुणांक या कोफिशिएंट हमने रख दिए हैं। नाउ ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर V3, इन समीकरणों को V3 के लिए हल करने पर तो अब आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट मेथड हम यूज करेंगे, सारणिक विधि का उपयोग हम करेंगे। तो क्योंकि V3 की वैल्यू आपको निकालनी है इसका मतलब न्यूमरेटर के अंदर जो V3 का कोफिशिएंट आप काम में लोगे उन V3 के कोफिशिएंट की जगह हम ये वैल्यूज रखेंगे और नीचे की साइड में V2 और V3 के कोफिशिएंट एज इट इज आएंगे। तो ये क्या आएगा, नीचे की साइड में तो V2 एंड V3 के कोफिशिएंट एज इट इज, तो V2 एंड V3 के कोफिशिएंट यहां पर ये थे तो सेम टू सेम आ गया है। न्यूमरेटर या अंश में क्योंकि V3 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर V3 के कोफिशिएंट आने चाहिए थे, उसकी जगह ये आ गया है, जबकि V2 का कोफिशिएंट एज इट इज आएगा तो V2 के कोफिशिएंट ये हैं। तो यहां पर V2 की वैल्यू निकालनी थी इसलिए V2 के कोफिशिएंट्स की जगह हमने ये वैल्यू रखी थी और यहां पर V3 की वैल्यू निकालनी है इसलिए V3 के कोफिशिएंट की जगह हमने ये रखा है। नाउ we will discuss about an example which is based on node analysis। अब हम नोड विश्लेषण पर आधारित एक उदाहरण लेते हैं। Find the values of V1 and V2 at junctions 1 and 2 and the potential difference between these junctions। संधि बिंदु 1 तथा 2 पर V1 तथा V2 के मान ज्ञात करो तथा इन संधियों पर विभवांतर के मान भी ज्ञात करो। अब ये न्यूमेरिकल हमको दे रखा है, V1 एंड V2 की वैल्यूज हमको निकालनी है। यहां पर सोर्स ऑफ ईएमएफ की जगह करंट सोर्स हमारे पास में है तो विद्युत वाहक बल के स्रोत की जगह यहां पर और यहां पर धारा स्रोत हमारे पास में है तो ये करंट सोर्स 3 एंपियर और ये करंट सोर्स 2 एंपियर है। ये करंट की डायरेक्शन हमने अपने मन से ले ली है। ये नोड 1 है और ये नोड 2 है। 2 ओम के अक्रॉस V1 एंड 1 ओम के अक्रॉस V2 है पोटेंशियल।
अब ये डायग्राम हमारे पास में है। लेट द जंक्शंस ऑफ 2 ohm and 1 ohm are reference point और ग्राउंड पॉइंट। माना 2 ओम तथा 1 ओम संधियां हमारे रेफरेंस पॉइंट या भू संपर्कित बिंदु हैं। लेट V1 and V2 be the potentials at 2 ohm and 1 ohm respectively। माना 2 ओम तथा 1 ओम के अनुदिश विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। Now current equation for node 1। नोड 1 के लिए धारा समीकरण। अब ये हमारा नोड 1 है। एक करंट इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो पहले क्योंकि ईएमएफ था इसलिए हम ये माइनस ये लेते थे। अब यहां पर डायरेक्ट हमको करंट दे रखी है, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो सीधा ही हमको 3 एम्पियर दे रखा है। तो इक्वेशन क्या आएगी? 3 माइनस ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए माइनस ले रहे हैं, माइनस V1 अपॉन 2। अब ये वाला करंट ये इसी डायरेक्शन में है तो प्लस इधर V2 और इधर V1। V2 इस डायरेक्शन में है और V1 इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब V2 माइनस V1 अपॉन 5। तो करंट इक्वेशन क्या हो गई है? 3 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस V2 माइनस V1 अपॉन 5 V2 माइनस V1 अपॉन 5 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, इस पूरे को राइट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो 1 अपॉन 2 मीन्स 0.5 V1 प्लस 1 अपॉन 5 मीन्स 0.2 और इसको राइट में ट्रांसफर किया है तो इसको हम लिख देंगे V1 माइनस V2। सो इन ब्रैकेट V1 माइनस V2। सो 3 इक्वल टू 0.5 V1 प्लस 0.2 V1 माइनस V2। और ये क्या हो जाएगा? 0.5 V1 प्लस 0.2 V1। सो 0.7 V1 माइनस 0.2 V2 इज इक्वल टू 3। सो 3 इक्वल टू 0.7 V1 माइनस 0.2 V2। तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गई है। हमको V1 एंड V2 की वैल्यूज निकालनी है। इट मीन्स देयर आर 2 अननोन क्वांटिटीज, सो वी रिक्वायर एट लीस्ट 2 इक्वेशंस। चूंकि V1 तथा V2 दो अज्ञात राशियां हैं इसलिए इनका मान ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 समीकरणों की हमें आवश्यकता होगी। अब ये डायग्राम हम करंट इक्वेशन अब नोड 2 के लिए निकालते हैं। सो करंट इक्वेशन फॉर नोड 2, नोड 2 के लिए धारा समीकरण। सो यहां पर ऑलरेडी करंट सोर्स है, सो 2 इसी डायरेक्शन में जा रही है। सो 2 माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो माइनस V2 अपॉन 1 प्लस, अब इसकी बात करते हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये करंट भी इसी डायरेक्शन में है और ये V2 एंड V1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इस करंट के लिए हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन
5। सो इक्वेशन आएगा 2 माइनस v2 अपॉन 1 प्लस v1 माइनस v2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। सो 2 माइनस v2 अपॉन 1 प्लस v1 माइनस v2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व कर देते हैं। सो 2 इज इक्वल टू v2 माइनस 1 by 5 means 0.2 and in bracket v1 minus v2। now अगर इस इक्वेशन को और ज्यादा सॉल्व करते हो सो 2 इज इक्वल टू माइनस 0.2 v1 प्लस v2 प्लस 0.2 v2 means 1.2 v2। so 2 is equal to minus 0.2 v1 प्लस 1.2 v2। फिर ये एक इक्वेशन हमको और मिल गई है। नाउ एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, दूसरा इक्वेशन हमारे पास में ये था। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके v1 एंड v2 की वैल्यूज हमको निकालनी है और इसके लिए हम डिटर्मिनेंट या सारणिक विधि का उपयोग करेंगे। ऑन सॉल्विंग these equations for v1, इन समीकरणों को v1 के लिए हल करने पर तो अब v1 की वैल्यू हमको निकालनी है। इसका मतलब न्यूमरेटर में जो डिटर्मिनेंट आएगा, अंश में जो सारणिक आएगा, उसमें v1 के कोफिशिएंट की जगह आप 3 and 2 रखोगे और v2 का कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, जबकि डिनोमिनेटर या हर में v1 एंड v2 के कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम रखेंगे। सो v1 इज इक्वल टू v1 के कोफिशिएंट की जगह 3 and 2, सो 3 2। v2 का कोफिशिएंट माइनस 0.2 एंड 1.2, माइनस 0.2 एंड 1.2 और नीचे v1 एंड v2 के कोफिशिएंट, तो यहां पर v1 का कोफिशिएंट 0.7 और यहां पर माइनस 0.2, सो 0.7 एंड माइनस 0.2 और यहां पर ये हमने ऊपर रखा ही है तो एज इट इज नीचे भी लिख देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 3 into 1.2 that is 3.6 minus of minus 0.4, so 3.6 plus 0.4, so ये आ जाएगा 3.6 plus 0.4 divided by 0.7 into 1.2 means 0.84 minus 0.2 into minus 0.2 that is plus 0.04, बट फॉर्मूले का एक नेगेटिव आएगा सो माइनस 0.04। सो ये तो हो गया है 3.6 प्लस 0.4 मीन्स 4 और नीचे हो जाएगा 0.84 माइनस 0.04 इट मीन्स 0.8। सो 4 अपॉन 0.8 और ये आ जाएगा 5 वोल्ट। सो V1 की वैल्यू हमको मिल गई है 5 वोल्ट। नाउ इन इक्वेशंस को हम V2 के लिए सॉल्व करते हैं। सो ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फॉर V2, इन समीकरणों को V2 के लिए हल करने पर तो अब V1 का कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, जबकि V2 के कोफिशिएंट की जगह V2 के गुणांक की जगह हम 3 and 2 रखेंगे न्यूमरेटर में, अंश में। सो V2 इज इक्वल टू V1 का कोफिशिएंट 0.7 और माइनस 0.2, सो 0.7 और यहां पर माइनस 0.2 और V2 के गुणांक की जगह 3 and 2, सो 3 and 2 और नीचे V1 एंड V2 दोनों के कोफिशिएंट हमने एज इट इज रख दिए हैं। तो नीचे तो हमको मिल ही गया था पहले भी 0.84 माइनस 0.04 जो कि 0.8 आ गया था। न्यूमरेटर की अगर बात करें तो ये क्या होगा 0.7 इंटू 2 मीन्स 1.4, फिर माइनस ऑफ माइनस जो कि प्लस बन जाएगा 3 इंटू 0.2 मीन्स
0.6. So 1.4 plus 0.6 divided by 0.84 minus 0.04 और ये हो जाएगा 2/0.8 और 2.5 वोल्ट। तो ये V1 एंड V2 दोनों की वैल्यूज हमको मिल गई है। तो इस टाइप से नोड एनालिसिस को यूज करके हम वोल्टेज की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने नोड एनालिसिस और नोड एनालिसिस के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। गुड बाय।